नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण है। अंत तक आपको बने रहना है। रिवीजन दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। जो नए बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ना है, बाकी जो पुराने हैं जिन्होंने पहले पढ़ा उनका रिवीजन यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में, ऑप्शन वहां पर होंगे तो ग्रीनलैंड आपको टिक करना होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दोस्तों अगर इस तरह से प्रश्न बने तब आप बताएंगे न्यू गिनी द्वीप दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, डिएगो गार्सिया कहां स्थित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिएगो गार्सिया दोस्तों ये है हिंद महासागर में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विश्व भूगोल से भी एक या दो प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। एसेंशियन द्वीप किस देश का औपनिवेश है। दोस्तों, यह है इंग्लैंड का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बन सकता है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलेमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप में स्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलेमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वहां पर ऑप्शन होंगे तो मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये है प्रशांत महासागर में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, एलियूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है। दोस्तों ये खरीदा था रूस से 1867 में, वर्ष 1867 में, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। दोस्तों ये है बोर्नियो द्वीप, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दोस्तों ये माजुली द्वीप है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, आप सभी को पता भी है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है, नदी द्वीप, ये दोस्तों अपना माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है प्रश्न एग्जाम में, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ये हो जाएगा मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये है दक्षिण हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न दिखाई देगा एग्जाम में, तो होन्शु द्वीप दोस्तों स्थित, होन्शु द्वीप दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1999 में हुआ था चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण, तो याद रखेगा मोहजबानी। अगला प्रश्न है, बोलिएरिफ द्वीप किस सागर में स्थित है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भूमध्य सागर में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बेलिएरिक द्वीप दोस्तों ये है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। ग्रेट सॉल्ट झील दोस्तों ये कहाँ है, ग्रेट सॉल्ट लेक दोस्तों ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों यूएसए में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सा सी है। दोस्तों यह है टर्की की दोस्तों वान झील, तो वान झील दोस्तों कहाँ है, टर्की में है। 330% दोस्तों ये आपको याद रखना, लवणी इतना ये है। तो सर्वाधिक दोस्तों विश्व की लवणी झील कौन सी है, वान झील है, टर्की की, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है,
झीलों की वाटिका दोस्तों कहा जाता है फिनलैंड को, तो याद रखेगा झीलों की वाटिका फिनलैंड। अगला प्रश्न है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। पक्षियों के महाद्वीप दोस्तों ये कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को। अगला प्रश्न है यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है एबरडीन को। एबरडीन दोस्तों कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों स्पर्श करता है तीन वहां पर जैसे ऑप्शन दिए अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उपयुक्त सभी। तब तो दोस्तों आप सभी कर लेंगे, डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तब दोस्तों फिर वहां पर मैं क्या ही कहूँ, अगर सही अगर आपको आता है तभी सही कर पाएंगे, वरना दोस्तों बहुत कम संभावना है कि प्रश्न या तो लग गया तुक्के में, वरना दोस्तों मुश्किल है। तो इसलिए आपको याद रखना है कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों कितनी? 4096 किलोमीटर। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है दोस्तों? मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विक्टोरिया झील दोस्तों तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही मैं यहाँ पर लेकर आया दोस्तों, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। अब दोस्तों कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, इनसे दोस्तों प्रश्न बनता है, आप सभी को पता है। तो इन्हें हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर दोस्तों 38वीं समानांतर सीमा रेखा। दोस्तों ये प्रश्न आएगा कि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तब आप बताएंगे उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के भी दोस्तों कौन सी है? 38वीं समांतर सीमा रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों ये करती है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। फ्रांस और जर्मनी के मध्य। तो ये आपको याद रखना है मैगिनॉट रेखा दोस्तों ये किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न है म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता दोस्तों? ये जाना जाता था बर्मा। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? दोस्तों कई बार आ चुका है प्रश्न। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों किया गया था। रेडक्लिफ रेखा दोस्तों से 17 अगस्त है 1947 को। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं दोस्तों जैसे हैं यहाँ पर पहला डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा दोस्तों ये किसके बीच है? पहले तो ये प्रश्न बनेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। सर मोर्टिगर डूरंड दोस्तों ब्रिटेन के थे, इनके द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। तो आपको इतना याद रखना है कि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब दोस्तों यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। वर्ष 1914 में सर मैकमोहन दोस्तों ये ब्रिटेन के थे, ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। 700 मील दोस्तों ये लंबी रेखा है। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों न जाने कितनी बार कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका होगा, आप सभी को भली भांति पता है। तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच है, ये आपको याद रखना है। निर्धारण दोस्तों कब हुआ था? 1914 में, और सर मैकमोहन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा, इसे हम देख ही चुके हैं अभी। तो ये दोस्तों किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पर दोस्तों 15 अगस्त लिखा हुआ और कहीं पर दोस्तों 17 अगस्त भी लिखा हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। सर सेरिल रेडक्लिफ के द्वारा दोस्तों इसका निर्धारण किया गया था। अगला है दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा है ये दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न यहाँ से आएगा और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय
घास के मैदान। दोस्तों इनमें से प्रश्न आ सकता है कि या तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे आ गया दोस्तों कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। स्टेपी दोस्तों जो घास के मैदान है मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप। तो बिल्कुल आपको याद रखना है स्टेपी दोस्तों मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा वेल्ड घास के मैदान दोस्तों ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान, तो याद रखिएगा। पुस्ताज घास के मैदान दोस्तों ये कहाँ है, हंगरी में है। तो ये आपको याद रखना है, पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है। पंपास घास के मैदान दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पंपास घास के मैदान, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। कैंटरबरी दोस्तों ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरी और डाउन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। डाउन्स घास के मैदान दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। प्रेरी घास के मैदान दोस्तों ये कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों ये हमने देखे अभी तक, ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब हम देखते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, इनकी अवस्थिति देख लेते हैं। सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है कि सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों ये कहाँ है, अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपोस्ट दोस्तों घास के मैदान कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों ये हैं ब्राजील में। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा लानोज। तो लानोज घास के मैदान दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है, तो ये है वेनेजुएला में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था, अलग समिति ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल छपेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, सब पढ़े दोस्तों, ये 2001 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, विलियम हॉकिंस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था, विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था दोस्तों, ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। आपको याद रखना, लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई दोस्तों, ये हुई थी जतिन दास की। जतिन दास। जेल में भूख हड़ताल के कारण दोस्तों सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु दोस्तों, ये हुई थी जतिन दास की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे दोस्तों, ये कहते थे विदक भागम। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है, दुग्ध उत्पादन एवं उसके वितरण से है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हवा, डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है हरमट्टन पवन, हरमट्टन पवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान दोस्तों, ये नीरी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये है नागपुर। नागपुर दोस्तों आपको बताइए महाराष्ट्र में। तो नीरी का मुख्यालय क्या है, नागपुर में है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे छपने वाला प्रश्न है, वर्ष 1972 में नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों, नेटिव मैरिज अधिनियम दोस्तों, ये लॉर्ड मेयो था दोस्तों, उस समय लॉर्ड मेयो था। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने। तो ये नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो शुष्क जलवायु आपको याद रखना है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर दोस्तों शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस देश में अवस्थित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लियाकत अली
मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए 26 अक्टूबर 1946 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने देखा था स्टेपीज, आपको याद रखना है। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैविक मरुस्थल दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैविक मरुस्थल दामोदर नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त तो इनको दोस्तों नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सिंघवी समिति किससे संबंधित दोस्तों, यह है दोहरी नागरिकता से। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बनता है। WLL दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। तो ये आपको याद रखना है। लैन वैन दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। LAN दोस्तों ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा वायरस। तो वायरस का दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर हम देख लेते हैं, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्विस। तो ये आपको याद रखना है। WEP का दोस्तों हो जाएगा वाइल्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। तो ये भी आपको याद रखना है। रोम का दोस्तों कई बार आता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का दोस्तों हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और धांसू प्रश्न दोस्तों ये है। वर्ष 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम ये कब आया, 1974। तो ये आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों, ये थे SN सेन। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है, म्यांमार में है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 2002 में दोस्तों पारित किया गया था जैव विविधता अधिनियम। भारत सरकार द्वारा दोस्तों जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया था वर्ष 2002 में। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, आप अभी वीडियो छोड़ सकते हैं, वरना दोस्तों अंत तक बने रहिए। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, फिर से ये प्रश्न टपकेंगे एग्जाम में, तो अंत तक बने रहिएगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। दोस्तों ये किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में दोस्तों मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता का उल्लेख कहाँ मिलता है। दोस्तों ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता का उल्लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। दोस्तों अभी तक ये 3 से लेकर 4 बार दोस्तों प्रश्न आ चुका है, तो C चंद्रमौली थे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परिणामोन्मुख बजट, आउटकम बजट। दोस्तों हिंदी में देखिए, वैसे आपने आउटकम बजट, हिंदी में देखिए परिणामोन्मुख बजट। तो दोस्तों ये पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, वर्ष 2005 में। आउटकम बजट दोस्तों भारत में कब किया गया था, ये किया गया दोस्तों 2005 में।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों ये है वूलर झील, J&K। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये वूलर झील, J&K वाली। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा दोस्तों? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। दोस्तों एक कथन है, इस तरह का दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आता है अक्सर। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान का दोस्तों एक कथन था। अगला है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने किया था। याद रखिएगा, बन सकता है प्रश्न। अब दोस्तों कुछ प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर के हैं, 2 प्रश्न। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है सर्च इंजन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है दोस्तों ये कहलाता है क्या? सर्च इंजन। अगला है, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? दोस्तों अगर आपको कोई ब्राउजर पर दोस्तों किसी टैब को बंद करना है दोस्तों, से आप दबाएंगे कब? Ctrl+W। तो ये दोस्तों आपको दबाना होगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा दोस्तों ये दिया गया था कब? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों यहाँ पर 1975 लिखा हुआ है दोस्तों, कहीं पर 76 भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको करना है 75 या 76 दोस्तों, जो आपके ऑप्शन में है तो याद रखेगा। जैसे कई बार दोस्तों मैंने आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार 76 भी कराया है, फिर आप कमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1975 है, तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको ये करना है। कई बार हम पहले भी देख चुके हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद यानी कि दोस्तों तलाक जो होता है, विवाह शादी हो गया, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? दोस्तों ये है सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में दोस्तों ये किए गए थे, समवर्ती सूची में है। ये आपको याद रखना, समवर्ती सूची का ये विषय है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? दोस्तों LT प्रवक्ता। सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, बाकी और जगह तो आता ही आता है। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? रामानंद। तो रामानंद दोस्तों किसके गुरु थे? दोस्तों ये थे कबीर के गुरु। तुलसीदास के गुरु कौन थे दोस्तों? नरहरि दास। तो ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई के गुरु कौन थे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर, मीराबाई के गुरु का नाम आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-सैपल की संधि 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-सैपल की संधि 1748। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्ती हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सहायक संधि देखते दोस्तों आपको वेलेजली टिक कर देना है। जहां पर भी दोस्तों मुझे सहायक संधि दिखाई देता है तो वेलेजली अपने आप ही मन में आ जाता है, तो आपको भी आता होगा जिन्होंने पढ़ा है। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? दोस्तों ये की थी वेलेजली। दोस्तों एक परीक्षा हुई थी कोई एक दोस्तों किसी पेपर में पूछा था आयोग ने कि वेलेजली भारत कब आया था? दोस्तों ये आया था 1798 में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? दोस्तों ये वेलेजली 1798 में दोस्तों जब भारत आता है तो दोस्तों तब की थी, पहला राज्य था सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था दोस्तों ये था हैदराबाद। कब की थी? 1798 में। अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों या राज्य हड़प नीति
को किसके द्वारा लागू किया था दोस्तों? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेबगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से दोस्तों कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल आपको आज से नहीं, बहुत पहले से याद है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कई बार प्रश्न आ चुका है। वर्तमान में कौन है ये दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। बोले तो गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे? सुकुमार थे। बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये दिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का दोस्तों श्रेय किसे जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोस्तों जो डीपीएसपी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। आयरलैंड से दोस्तों हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्वों को। अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों 51 तक है। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? दोस्तों ये किया गया अनुच्छेद 280। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये एनके सिंह। ये नाम भी आपको याद रखना, नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार दोस्तों इसे हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग दोस्तों बिल्कुल छपेगा दोस्तों, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्टार लगाइए, छपेगा प्रश्न। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? छपने वाला प्रश्न दोस्तों अनुच्छेद 243 के आई के अंतर्गत। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। पंचायतों के लिए दोस्तों आरक्षण किस में है? 243 के दोस्तों डी में है आरक्षण, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग दोस्तों, राज्य वित्त आयोग दोस्तों ये है अनुच्छेद 243 आई में। बिल्कुल छपेगा, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य दोस्तों कीबोर्ड है। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का द्वार कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सूरत बंदरगाह, सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? दोस्तों बिल्कुल छपेगा, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की? वेलेजली ने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक, अल हिलाल तो खैर आपको याद ही होगा, अल बिलाल भी याद रख लीजिए। अल बिलाग, बिलाल नहीं बिलाग है। ये दोस्तों किसकी हैं पत्रिकाएं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू किसने किया था? सिजदा और पैबोस दोस्तों ये किया था बल्लू ने। और दोस्तों इसे समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? दोस्तों ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 1712 में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण दोस्तों किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी, दोस्तों लोकहितवादी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? दोस्तों लोकहितवादी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।
मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।